नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद वो है आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल। देखिए ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, इसको कैसे इसको अप्लाई करेंगे हम लोग। तो ली चैटलियर वैसे तो साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। इन्होंने ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया था, ली चैटलियर प्रिंसिपल। और इनका क्या कहना था कि जैसे कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, मान लीजिए कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए से कुछ प्रोडक्ट बी बन रहा है और वो रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे है ना। ये मान के चल रहे हैं कि एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। और गैसियस फेस में होने वाली रिएक्शन है। ये मान के चल रहे हैं कि इस कंटेनर में एक इक्विलिब्रियम बन रहा है और इसमें ए एक आपका गैसियस स्पेसीज है और आपका एक मान लो बी एक स्पेसीज है और ऐसा कुछ बन रहा है, ए से टू भी बन रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो इक्विलिब्रियम पे अगर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात किया जाए, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, नोबल गैस, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज हम लोगों को एक्सप्लेन करी थी ली चैटलियर ने, ठीक है। इसी को हम लोग प्रिंसिपल के फॉर्म में यहाँ पे पढ़ते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल के फॉर्म में। तो ली चैटलियर जी ने क्या किया था कि वो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन लेते थे, ठीक है, और उसमें वो कुछ एक्सटर्नल चेंजेस करते थे। जैसे उन्होंने टेम्परेचर को चेंज किया, मतलब टेम्परेचर को एक फैक्टर कंसीडर किया, प्रेशर को भी चेंज करके उन्होंने इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करे, कंसंट्रेशन एक फैक्टर दिया, उसके रिस्पेक्ट में भी उन्होंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, और नोबल गैसेस को भी ऐड करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी। मतलब वो अपने एक्सपेरिमेंट में ये देख रहे थे कि इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, ठीक है ना। तो इन्होंने चार फैक्टर अलग अलग कंसीडर किए, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, नोबल गैस, और इनके रिस्पेक्ट में उन्होंने इक्विलिब्रियम को चेंज करने की कोशिश की, या इक्विलिब्रियम पे इन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो इनका क्या ऑब्जर्वेशन है वही इनके प्रिंसिपल में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने जब इस तरह के, जैसे मान लिए किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में इन्होंने प्रेशर का चेंज किया, कि जैसे इस पे पिस्टन में जो भी प्रेशर लग रहा है उसको प्रेशर को उन्होंने बढ़ा के देखा, ठीक है। तो प्रेशर जब इंक्रीज किया तो उन्होंने एक चीज ये पाया कि जैसे ही उन्होंने प्रेशर इंक्रीज किया तो कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, वैसे वो टाइम बहुत कम होता है, बोलते हैं किसी इनफाइनेटली स्मॉल टाइम इंटरवल में, जिसको आप मैथमेटिकली डीटी भी बोल सकते हो, किसी डीटी टाइम इंटरवल में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो परमानेंटली डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है। वो इक्विलिब्रियम में कुछ डीटी टाइम के लिए या कुछ इनफाइनेटली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए तो डिस्टर्ब होता है, लेकिन वो परमानेंटली डिस्टर्ब नहीं होता है। और फिर से इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करने के लिए, रीस्टेब्लिश करने के लिए सिस्टम किसी एक डायरेक्शन की तरफ, मतलब सिस्टम में जैसे आप देखो तो दो रिएक्शन हो रही है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, एक बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप मान लीजिए इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज करेंगे, जैसे मैंने बोला कि जैसे आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कुछ पलों के लिए क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, लेकिन उतने ही टाइम के लिए वो डिस्टर्ब होगा, परमानेंटली डिस्टर्ब नहीं होगा। और उस टाइम इंटरवल के अंदर वो एक नया इक्विलिब्रियम फिर से स्टेब्लिश कर देगा, ठीक है। और कैसे स्टेब्लिश करेगा, आपने जो भी इफेक्ट लगाया है उसके ऊपर, उसके अपोजिशन में वो कोई इफेक्ट, वो जो भी आप इफेक्ट लगा रहे हो
उस इफेक्ट को वो अंडू पहले जैसा बनाएगा, या उसको एक तरह से उस रिवर्स। इफेक्ट को हाँ रिवर्स करने की कोशिश करेगा, है ना। अंडू एक्चुअली ये आप लोग कंप्यूटर में पढ़े भी होंगे, अंडू वर्ड, कि जो भी आपने किया है वो पहले जैसा ही हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो फिर से वैसे ही वो प्रोसेस को रिवर्स करके एक नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर देगा। मतलब जो भी आपने इफेक्ट अप्लाई किया है, उस इफेक्ट को वो अंडू कर देगा। तो इस तरह का बिहेवियर होता है, और ये सभी में ऐसा देखने को मिलता है कि आप टेम्परेचर अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो भी इक्विलिब्रियम परमानेंटली नहीं डिस्टर्ब होगा। हाँ, कुछ डीटी टाइम के लिए जरूर डिस्टर्ब होगा, लेकिन उस डीटी टाइम के अंतराल में ही वो उस किए गए इफेक्ट को नेग्लिफाई कर देगा, उसको वो अंडू कर देगा, और फिर से एक नया इक्विलिब्रियम आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो पहले तो मैं इसकी एक बेसिक स्टेटमेंट है वो लिख देता हूँ। जैसे आपसे कभी पूछा भी जाए डिफाइन ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो लिख लीजिए, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट भी है। इफ एन इक्विलिब्रियम if an equilibrium is subjected if an equilibrium is subjected to change if an equilibrium is subjected to change in temperature pressure और concentration, ठीक है, etc, then the equilibrium will shift in such a direction so that it can undo or neglify the applying effect। ठीक है, तो बेसिक इसमें है कि ली चैटली प्रिंसिपल हम लोग को यही बताता है कि इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग कोई भी चेंज करें, जैसे टेम्परेचर का चेंज करें, प्रेशर का चेंज करें, किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी अगर चेंज करेंगे, है ना, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। और क्या होता है ऐसा कि ना डिस्टर्ब हो, तो इक्विलिब्रियम किसी एक डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होने लगता है। या तो बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी तेजी चलने लगती है कुछ टाइम के लिए, या बैकवर्ड रिएक्शन तेजी तेजी चलने लगती है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है कुछ समय के लिए। और उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा कि फॉरवर्ड भी तेजी से चलने लगे, बैकवर्ड भी तेजी चले, ऐसा नहीं होगा। या तो फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट हो जाएगी कुछ पलों के लिए, है ना, या फिर बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेट हो जाएगी। मतलब दोनों में कोई एक रिएक्शन कुछ समय के लिए डोमिनेंट हो जाएगी, और इस तरह से ये रिएक्शन डोमिनेंट होगी, जिससे आपने जो भी इफेक्ट अप्लाई किया है उसको वो मिनिमाइज करेगी, या उसको वो नेग्लिफाई करेगी, या उसको वो अंडू कर देगी। और जैसे ही फिर से नया इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों रिएक्शन का रेट फिर से बराबर हो जाएगा, है ना। बोलो भाई, Yes. इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। No, sir. ठीक है, तो ये तो ली चैटली प्रिंसिपल का मैंने आपको स्टेटमेंट बताया है कि ली चैटली प्रिंसिपल कहता क्या है। अब आते हैं कि एक एक करके हम लोग को हर एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, कि जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन डोमिनेंट हो रही है ना। कई बार आपको न्यूमेरिकल में ये पूछा भी जाएगा कि मान लो कोई रिएक्शन है, मान लो N2+H2 3H2 से अमोनिया बन रहा है, और इसमें आपने प्रेशर बढ़ा दिया इक्विलिब्रियम पे, तो इसमें इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होने लगेगा, प्रेशर बढ़ाते ही फॉरवर्ड शिफ्ट होने लगेगा या बैकवर्ड शिफ्ट होने लगेगा।
फिर से एक नया इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए एक डायरेक्शन की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने लगता है, तो आपसे वो डायरेक्शन भी कई बार पूछी जाएगी। ठीक है, तो उसको पता लगाने का क्या तरीका है, देखो उस पर बात करते हैं। तो अब इसमें एक हेडिंग लिख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ली चैटलियर प्रिंसिपल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब आप जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पिछले सालों के अगर पेपर उठा के देखें, प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए हैं पेपर, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी एक सिंगल टॉपिक से मिलेंगे। इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब कि ये है टॉपिक। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। मतलब इसमें अभी तक जैसे आप लोग पढ़ रहे थे तो न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है, बस लॉजिक होता है। मतलब लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछे आते हैं और लॉजिक बेस्ड आंसर हमें देने होते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, कि प्रेशर का इफेक्ट क्या कैसे पड़ता है। इक्विलिब्रियम प्रेशर के इफेक्ट को कैसे नेग्लिफाई करता है या कैसे अंडू करता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने एक बीकर ले लिया है ना, वैसे भी इक्विलिब्रियम जो होता है वो क्लोज कंटेनर के अंदर ही स्टेब्लिश भी होता है। तो थोड़ा सा, क्योंकि जैसा प्रैक्टिकल में हम लोग देखते हैं वही चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये ली चैटले प्रिंसिपल एक तरह से आप ये मानिए कि पूरा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल बेस्ड प्रिंसिपल है। जैसा देखा गया है एक्सपेरिमेंट में उसे ही थ्योरी में शब्दों में बयां किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि एक हमारे पास रिएक्शन है, कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले लेते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक सिंपल सी रिएक्शन में ले रहा हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट बस समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी रिएक्शन का चेहरा कैसा भी हो सकता है आप लोग देख चुके हो, अलग अलग टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो जब मैंने एक सिंपल टाइप की रिएक्शन ले ली कि 2A से 2A गैस से 3 मोल B गैस के बन रहे हैं। ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है ये मान के चल रहे हैं। अच्छा हाँ, एक समय पर बेटा हम लोग एक ही फैक्टर को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है ना, हम लोग एक समय पर एक ही फैक्टर को डिस्टर्ब करेंगे। जैसे इस वाले फर्स्ट एप्लीकेशन में हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिस्कस कर रहे हैं, तो केवल हम लोग प्रेशर को ही चेंज करेंगे, प्रेशर को ही डिस्टर्ब करेंगे। हम लोग टेम्परेचर को या कंसंट्रेशन को या कोई दूसरे फैक्टर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तभी हम लोग उसको थ्योरेटिकली ऑब्जर्व कर पाएंगे कि क्या वास्तविकता में हो क्या रहा है ना, तभी हम लोग ये बात एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो देखिए ये एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, ध्यान से समझिएगा बात। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम पे ए के 2 मोल पड़े हुए हैं और बी के कुछ 3 मोल पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये जो 2 और 3 होते हैं ये क्या होते हैं, मोल होते हैं कि कुछ क्या होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ, तो ये मोल नहीं होते हैं। कई बार हम लोग इनको मोल बोल देते हैं बट ये मोल नहीं है, ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, इनके मोल अपने कुछ ना कुछ पड़े होंगे। वो मैं अभी मान लेता हूँ कि कुछ मोल ए के पड़े होंगे N1 मोल इक्विलिब्रियम पे। मान लो इक्विलिब्रियम बना हुआ है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बेटा इक्विलिब्रियम पहले से ही अटेन है, और इक्विलिब्रियम पे ए के कुछ मोल N1 है और बी के N2 है। और इक्विलिब्रियम पे जो मोल होते हैं वो कांस्टेंट हो चुके होते हैं, तो अब वो बढ़ घट नहीं रहे हैं। ठीक है, आल्दो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चल रही है, वो भी सेम रेट से, तो मोल वो कांस्टेंट है, N1 N2 की वैल्यू फिक्स है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे। ठीक है, और इस पूरे कंटेनर का, आप समझिए इस बात को, इस पूरे कंटेनर में बेटा 2 गैसें हैं, तो इन दोनों गैसों का अपना अपना पार्शियल प्रेशर होगा और उनके पार्शियल प्रेशर का एक टोटल वैल्यू होगा जिसको बोलेंगे टोटल प्रेशर, है ना। और मान लेते हैं कि टोटल प्रेशर कुछ वैल्यू है 2 एटीएम। अभी बस मैं समझाने के लिए पॉइंट ऑफ से बोल रहा हूँ कि अभी जो टोटल प्रेशर है वो 2 एटीएम है, वो ऐसे कुछ भी हो सकता है। अभी बस मैं समझाने के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि अभी ये प्रेशर कितना है, 2 एटीएम इस समय। ठीक है, और यहाँ पे ये भी मान के चल रहे कि पिस्टन मास लेस है, फ्रिक्शन लेस है।
और अगर ये 2 एटीएम प्रेशर लग रहा है तो बाहर से भी तो कोई प्रेशर लग रहा होगा, है ना। तो देखो बाहर से एक प्रेशर लग रहा है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं 1 एटीएम, वो तो बेटा हमेशा लगता ही रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटीएम के बराबर आपने कोई वेट रखा हुआ है, कोई एम मास रख दिया है, और ये एम मास के रिस्पेक्ट में जो पूरा एम जी लग रहा है वो पूरा मिला के 1 एटीएम के बराबर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब मोटा मोटी आप समझ पा रहे होगे कि अभी एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों क्या है, बराबर है, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन है ना। बोलो भाई, सर। है यस ना। सर। तो अभी मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं लिख देता हूँ कि अभी एक्सटर्नल प्रेशर 2 एटीएम है ना, और अंदर पूरे सिस्टम का दोनों गैसों का मिलाकर भी टोटल प्रेशर क्या है, 2 एटीएम है। तो इस समय सिस्टम क्या है, मतलब इक्विलिब्रियम पे। फिर आपने क्या किया, हाँ बताओ बेटा। सर अगर सारा रिएक्शन क्लोज कंटेनर के अंदर हो तो बाहर के प्रेशर से क्या इफेक्ट होगा सिस्टम पे? देखो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बाहर का प्रेशर चेंज करके अंदर के प्रेशर को डिस्टर्ब करते हैं। मतलब हम लोग ऑब्जर्वर हैं, अगर हमें किसी रिएक्शन के अंदर का प्रेशर चेंज करना है सिस्टम के अंदर का, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 तरीके होते हैं प्रेशर को चेंज करने के। या तो आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी तो प्रेशर बढ़ने लगेगा। लेकिन हम लोग ली चैटले प्रिंसिपल में पहले ही बात कर चुके हैं कि एक समय पे हमें एक ही फैक्टर को चेंज करना है। तो हम लोग टेम्परेचर को नहीं चेंज, टेम्परेचर को चेंज करके प्रेशर नहीं चेंज कर रहे हैं। हम लोग दूसरा तरीका अपना रहे हैं कि जैसे अभी इस पे एम मास का एक ऑब्जेक्ट रखा है, और उसके रिस्पेक्ट में जो टोटल प्रेशर लग रहा है, और एटीएम भी लग ही रहा होगा, तो पी एटीएम और इस एम जी के रिस्पेक्ट में टोटल प्रेशर कितना है, 2 एटीएम। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस प्रेशर को बढ़ा देंगे। इस प्रेशर को 2 एटीएम से बढ़ा के मैंने मान लो कितने पे सेट कर दिया, 3 एटीएम मान लेते हैं। ठीक है, और वो प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे आप समझ पा रहे हो, ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट और रख देंगे हम। ठीक है, इसके ऊपर एक और मैंने वेट रख दिया है ना, बात समझ में आई। तो होगा क्या कि जब इस पे वेट रखेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, कि बाहर का प्रेशर मान लो आपने कर दिया 3 एटीएम, और अंदर जो टोटल प्रेशर है वो क्या है, 2 एटीएम है ना। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और ये पिस्टन क्या है, थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि आपने बाहर का प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस क्या होने लगेगी, कंप्रेस होने लगेगी, है ना। बोलो भाई, आपने यस। जब बाहर का प्रेशर बढ़ा हाँ दिया सर। तो जो पिस्टन है वो गैस कंप्रेस होगी, पिस्टन थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और फिर से बात है, जब पिस्टन थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होगा, समझना मेरी बात, तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, देखो अंदर का वॉल्यूम घट गया। वॉल्यूम क्या था, पहले जितना था उसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, है ना। अगर वॉल्यूम कम हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग प्रेशर वॉल्यूम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर गैसें कंप्रेस होंगी तो गैसों का प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अंदर का प्रेशर भी कितना हो जाएगा, बढ़ के वो 2 एटीएम से बढ़ के मान लो 3 एटीएम हो गया। ठीक है, तो ऐसी कोई सिचुएशन आपने वहां पे क्रिएट करी है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब आप बाहर से प्रेशर बढ़ा रहे हो तो अंदर वाला प्रेशर भी बढ़ रहा है, पहले 2 एटीएम था, अब वो कंप्रेस हो गया गैस, तो नया प्रेशर कितना हो गया, 3 एटीएम। तो इस तरीके से मैंने इनडायरेक्ट वे में अंदर का प्रेशर बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब गैसीय सिस्टम का। लेकिन बेटा देखो, प्रेशर तो आपने बढ़ा दिया भैया, अब इसका इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। क्या इक्विलिब्रियम जैसे बना हुआ था वैसे ही रहेगा, या वो डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब होगा तो वो कैसे अपने आप को फिर नया इक्विलिब्रियम कैसे रिटेन करेगा, तो ये चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है इफेक्ट ऑफ प्रेशर में। ठीक है ना, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो देखो ये मैंने जो पूरी बात बताई है, इसको बताने का सीधा कंक्लूजन ये है कि कैसे हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए। अल्टीमेटली मैंने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, सिस्टम का प्रेशर मैंने क्या कर दिया, बढ़ाया। ठीक है,
तो हमेशा इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। मतलब देखो जो काम हमने किया है, इक्विलिब्रियम फिर से नया इक्विलिब्रियम बेटा तभी स्टेब्लिश हो जाएगा जब उस इफेक्ट को अंडू करना चाहेगा, उसके रिवर्स में वो एक्ट करेगा। तो हम आपने क्या किया, आपने प्रेशर बढ़ा दिया, सपोज आप ऑब्जर्वर हैं, आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम कुछ ना कुछ करके ऐसा जरूर कुछ ना कुछ करेगा जिससे सिस्टम का प्रेशर क्या होने लगे, डिक्रीज होने लगे। बोलो भाई, भाई अंडू करने का मतलब तो यही हुआ ना कि आपने प्रेशर बढ़ाया, आपने बेटा प्रेशर बढ़ाया, लेकिन सिस्टम क्या चाहेगा, उस प्रेशर को कम करना चाहेगा, है ना। बोलो भाई, Yes. Yes, sir. क्योंकि है ना, क्योंकि अगर वो बढ़ा हुआ छोड़ देगा मतलब तो दोबारा कभी इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं उस रिएक्शन में। तो वो उसको अंडू करना चाहेगा, आपके किए गए इफेक्ट को नेग्लिफाई करना चाहेगा। तो आपने प्रेशर बढ़ाया तो सिस्टम ट्राई टू टेन डिक्रीज द प्रेशर ऑफ सिस्टम, सिस्टम क्या करेगा, उस सिस्टम के प्रेशर को कम करना चाहेगा। अब देखो कैसे कम करेगा, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से चलने लगे, समझना मेरी बात, या बैकवर्ड रिएक्शन तेजी से चलने, कोई एक रिएक्शन अगर डोमिनेट, भाई उसके पास दो ही ऑप्शन है ना, इक्विलिब्रियम को फिर से रिटेन करने के लिए। तो देखो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से चलने लगे, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा, बताओ भाई। Moles सर of प्रेशर electric बढ़ जाएगा। field. हाँ देखो अभी मोल पड़े हैं N1 और N2, जब आपने प्रेशर नहीं चेंज किया था उस समय मोल कुछ N1 और N2 थे, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे अगर कुछ ऐसा हो, देखो प्रेशर आप सीधे देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी के बारे में सोचो एक सेकंड, पीवी इक्वल टू एनआरटी है ना, इसमें देखो टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट ही कर रखा है, आर कांस्टेंट ही है, कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट। तो देखिए इसमें क्या है कि जो गैसों का प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, गैसों के मोल्स के, ठीक है। तो आपने प्रेशर बढ़ाया, समझिए मेरी बात, सिस्टम क्या चाहता है, प्रेशर को कम करना, और सिस्टम प्रेशर को कम को कैसे करेगा, वो गैसों के मोल जो टोटल मोल है उनको कम करना शुरू कर देगा। अगर पूरे सिस्टम में गैसों के मोल घटने लगेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। बोलो भाई, अगर गैसों के टोटल मोल डिक्रीज होने लगे तो प्रेशर ऑटोमेटिक सिस्टम का क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, क्योंकि गैसीय सिस्टम का जो प्रेशर होता है वो गैसों के मोल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यस सर। है ना। Yes. अब देखो, अब मोल को कम करना है तो उसके लिए देखो अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डोमिनेंट हो जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज चलेगी, तो 2 मोल गैस से 3 मोल बनने लगेंगे। आप समझ रहे हो बात, गैसों के मोल बढ़ने लगेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पे 2 मोल ए जब कन्वर्ट होगा तो 3 मोल बी में कन्वर्ट होने लगेगा, मतलब पहले 2 मोल थे अब वो 3 बनने लगे। तो अगर फॉरवर्ड जाएगा तो गैसों के मोल तो बढ़ने लगेंगे, और गैसों के मोल बढ़ने लगेंगे तो गैसों का प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो कभी इक्विलिब्रियम दोबारा लौट के आएगा नहीं, क्योंकि आप भी प्रेशर बढ़ा रहे हो और सिस्टम का प्रेशर वैसे भी बढ़ रहा है और बढ़ने लगेगा फॉरवर्ड जाने पे, तो है ना, तो कभी नेग्लिफाई नहीं होगा। अगर क्या हो कि बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट होने लगे तो क्या होगा, फिर गैसों के 3 मोल 3 मोल मिलके 2 मोल में कन्वर्ट होने लगेंगे। बात समझिएगा मेरी बात, 3 मोल गैस के मिलके 2 मोल में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो गैसों के मोल घटने लगेंगे कि बढ़ने लगेंगे इस डायरेक्शन में, सर अगर डिक्रीज बैकवर्ड होंगे। है ना, हाँ, अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी तो गैसों के मोल पहले से कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे अभी मोल कितने हैं, N1 प्लस N2 है, जरा आप मानो कि ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाए, एक सेकेंड आप इसको बैकवर्ड शिफ्ट करो, और जैसे हम लोग एक्स के टर्म में नहीं लिखते थे, अगर ये बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो ये हो जाएगा N1 प्लस 2x और ये हो जाएगा N2 माइनस 3x। ये मैंने तब लिखे जब ये मैंने मान लिया कि डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड है ना। देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो इसके मोल बनेंगे, इसके बढ़ेंगे N1 प्लस 2x, इसके N2 प्लस 3x। अब जरा टोटल करो
तो अब जरा टोटल करो तो कितने हो गए, N1 + N2 - x, जबकि पहले कितने थे, N1 + N2। तो बताओ मोल बढ़ गए कि घट गए, टोटल मोल। घट घट गए। घट गए। तो हाँ, टोटल मोल डिक्रीज हो गए, घट गए। इसका मतलब टोटल मोल घट रहे हैं तो इस डायरेक्शन में प्रेशर भी घट रहा होगा सिस्टम का। तो जैसे जैसे रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर घटेगा और एक समय आएगा कि फिर से इक्विलिब्रियम रीस्टेब्लिश हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, इससे ये रिजल्ट निकल रहा है कि आपने प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम चाह रहा है फिर से उस इफेक्ट को अंडू करना, इसलिए सिस्टम टोटल प्रेशर को कम करना चाहेगा। और गैसों का प्रेशर गैसों के मोल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देगा जिस डायरेक्शन में गैसों के मोल क्या हो रहे हो, कम हो रहे हैं, है ना। बोलो भाई, जिधर गैसों के मोल क्या हो रहे हो, डिक्रीज हो रहे हो, है ना। इससे आपको आइडिया लग जाएगा, ये पता लग जाएगा कि उस रिएक्शन में जो भी आपको रिएक्शन दी हुई है उसमें इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन क्या होने वाली है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। जैसे इस एग्जांपल में तो बैकवर्ड होने वाली है कि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम इधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ठीक है, इसी को आप रिजल्ट के तौर पे लिख देता हूँ। देखो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, इसमें आप अगर केवल इतना भी याद रखेंगे कि जब भी हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे, है ना, जब भी हम लोग सिस्टम का प्रेशर बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली फाइनली होगा क्या, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होने लगेगा जिधर गैसों के मोल क्या हो रहे होंगे, घट रहे होंगे। ऐसे आप केवल ये रिजल्ट भी याद रखेंगे तो भी आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे। ठीक है, देखो यही तो हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम किधर जा रहा है अल्टीमेटली, जिधर गैसों के मोल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं, है ना। और गैसों के मोल देखने का तरीका भी बता देते हैं। देखो आपको ये कुछ जरूरी नहीं कि ये N1 N2 ये सब लिखो, आप सीधे स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को ही देख के बोल देना कि जैसे इसमें 2 से 3, देखो अगर आप एक सेकंड सोचो कि फॉरवर्ड जाएगा तो 2 मोल से 3 मोल बनेंगे, मतलब स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाने पर मोल इंक्रीज हो रहे होंगे। लेकिन अगर आप उल्टा सोचेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में सोचेंगे, तो प्रोडक्ट के 3 मोल से 2 मोल बनने लगेंगे। तो इस डायरेक्शन पे देखो मोल्स क्या हो रहे हैं, उनके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट घट रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कम हो रहे हैं उस डायरेक्शन में टोटल मोल भी क्या हो रहे होंगे, मतलब ओवरऑल पूरे मिक्सचर के मोल भी कम ही हो रहे होंगे। ठीक है, यस। तो ये जो लास्ट में रिजल्ट आ रहा है आप बस इसको समझ लीजिए, मतलब इसको ही अप्लाई करना भी पड़ेगा हम लोग को क्वेश्चन में। और इसमें बस एक टू द पॉइंट एक नोट बस लिख देता हूँ जिससे आपको ये याद रहे कि होता क्या है अल्टीमेटली प्रेशर बढ़ाने पे। तो लिख लीजिए, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, जब भी हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे किसी गैसीय सिस्टम का, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सिस्टम system will try to minimize the pressure ठीक है। आप अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सिस्टम क्या चाह रहा है, सिस्टम विल ट्राई टू रिड्यूस द प्रेशर, है ना, और प्रेशर ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम प्रेशर को कम करना चाहेगा। इसका मतलब वो कैसे कम करेगा, दैट इज इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए डायरेक्शन, इसका मतलब इक्विलिब्रियम किसी ऐसी डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in such a direction at which gaseous number of moles decreases, at which gaseous moles
ठीक है। मोल्स यहाँ पे थ्योरी में मोल्स ही बोलते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि देखो आप लोग सीधे स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट देख लेना, जिस डायरेक्शन में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कम हो रहे होंगे उधर मोल भी घट रहे होंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आप स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट देख के, हाँ लेकिन गैसों की देखना, ये भी ध्यान रखना, केवल जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट देखिएगा केवल गैसों के ही देखिएगा। चलो एक क्वेश्चन आपको एक इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम इन फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, जैसे देखो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, इन रिएक्शन में आपको इक्विलिब्रियम की जो डायरेक्शन है वो बतानी है कि इनमें इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा। जैसे पहली रिएक्शन ये है, N2 प्लस H2 से ट्वाइस अमोनिया बन रहा है। अच्छा, इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग, चेंज इन प्रेशर। और आगे बताना है डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर एक सेकंड पेज स्क्रॉल अप कर देंगे। हाँ बिल्कुल बेटा। हाँ ठीक है सर। है ना, क्लियर। तो देखो जैसे पहली रिएक्शन है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हैं, और प्रेशर इंक्रीज करने पे आपको डायरेक्शन बतानी है, मतलब फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्शन बस प्रेडिक्ट करनी है। ठीक है, तो एक ये कर लीजिए, सेकेंड ये वाला भी कर लीजिए। CO2 गैस प्लस C गैस से मोल, 2 मोल बन रहे हैं CO के। इसमें प्रेशर हम लोग कम कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। और तीसरे केस में लिख लीजिए N2 गैस प्लस O2 गैस से बन रहा है ट्वाइस ऑफ NO गैस। ठीक है, और इसमें प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम लोग, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों रिवर्सिबल रिएक्शन में आपसे अगर पूछा जाए कि डायरेक्शन क्या होगी इक्विलिब्रियम की, ठीक है, सबसे पहला वाला केस है ना, बताइए इसमें अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा। लेफ्ट राइट सब फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड जाएगा, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, यस फॉरवर्ड जाएगा। बोलो भाई, सबको समझ में आ रहा है। यस सर यस सर मतलब पक्का समझ में आ रहा है कि ऐसे ही है सर बोल लो तुम लोग। आ रहा है सर सर तो मुझे चलो समझाओ भाई, कौन समझाएगा कि फॉरवर्ड कैसे आ रहा है ये। बताओ सर भाई। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सर हाँ इक्विलिब्रियम जो है सर वो प्रेशर डिक्रीज करना चाहेगा, तो सर प्रेशर बिल्कुल सही डिक्रीज बात। करने के लिए सर मोल्स भी डिक्रीज होंगे। और सर फॉरवर्ड रिएक्शन में ही सर मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, सर 4 मोल से 2 मोल बन रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही है ना। तो ये चीज मतलब बिल्कुल इंटरनली सबको समझ में आना चाहिए कि किसी को समझाना हो तो समझा भी सको कि प्रेशर हम लोग बढ़ा रहे हैं, है ना, हमने अपना काम करके छोड़ दिया, प्रेशर बढ़ा के छोड़ दिया। अब इक्विलिब्रियम चाहेगी एक नया इक्विलिब्रियम, प्रेशर बढ़ाते ही क्या होगा, इक्विलिब्रियम कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम एक नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करना चाहेगी। और नए इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करने के लिए एक प्रेशर, सिस्टम प्रेशर को मिनिमाइज करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा। और गैसों का प्रेशर गैसों के मोल पे डिपेंड करता है, तो जिस डायरेक्शन में गैसों के मोल कम हो रहे होंगे उस डायरेक्शन की तरफ इक्विलिब्रियम दौड़ पड़ेगा। ठीक है, मतलब उस डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। अब जैसे रिएक्टेंट साइड देखो तो इसके 1 मोल, इसके 3,
इनके कोफिशिएंट ही देख लो आप लोग, बस गैसें होना जरूरी है। तो रिएक्टेंट साइड टोटल 4 मोल गैसें हैं, है ना, और प्रोडक्ट साइड बेटा 2 ही मोल गैसें हैं। तो आपने देख लिया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने पे गैसों के मोल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो बस सीधे आपको बस इतना रिजल्ट भी याद है कि प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उधर जाता है, इधर गैसों के मोल कम होते हैं, तो आप आंसर बहुत आसानी से दे दोगे। ठीक है, इसलिए आपने आंसर फॉरवर्ड कह दिया। अब ऐसे ही बताओ भी सेकंड वाले में क्या होगा। फॉरवर्ड 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 है ना, यस प्रेशर इसमें हम लोग कम कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात। तो प्रेशर कम कर रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उधर उधर जा रहा था, इधर गैसों के मोल कम हो रहे थे। मतलब एक तरह से इनवर्सली रिलेटेड टाइप का रिजल्ट आ रहा है। तो प्रेशर कम करने पे इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर गैसों के मोल ओवरऑल बढ़ रहे होंगे। तो हम लोग बस कोफिशिएंट ही देख लेंगे भाई। रिएक्टेंट साइड देखा जाए तो गैस के 1 ही मोल है ना, ये बस CO2 ही तो गैस है, इसके मत लेना। CO तो भैया सॉलिड है, इसके मत लेना। और प्रोडक्ट साइड 2 मोल है गैसों के। तो प्रेशर कम करने पे इक्विलिब्रियम उधर जाएगा इधर गैसों के मोल बढ़ रहे होंगे। तो इसमें भी डायरेक्शन आपकी आ गई फॉरवर्ड, है ना। इसमें भी आप जैसे ही प्रेशर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। और अगर इसी में बोले कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी ना। अच्छा, थर्ड वाले में क्या होगा, नो इफेक्ट हाँ नो इफेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। कि कई बार ऐसे भी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड गैसों के जो मोल्स होंगे वो सेम होंगे। तो ऐसे केस में मतलब किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी अगर 0 आ रहा हो तो उसमें बेटा प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। ठीक है ना। सीधे आप बोल दीजिएगा नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। आप बेटा इसमें प्रेशर बढ़ाएं, ऐसे इक्विलिब्रियम में चाहे हम लोग प्रेशर बढ़ाएं या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी नहीं होगा, ना फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन ना बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम ओवरऑल डिस्टर्ब भी नहीं होगा, है ना। तो अगर डेल्टा एनजी 0 देख लेना आप लोग तो बोल देना कि प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये बात हो गई। जब डेल्टा एनजी 0 होगा तो बोल देना नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑब्जर्व एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो ये बात हो गई इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। हाँ बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे। सर इसमें सिर्फ सर गैस के मोल लेने हैं सर, एक्वस और सॉलिड सर कुछ नहीं। हाँ, इसमें गैस और एक्वस दो दो के लेने हैं, है ना। अगर ओके एक्वस है तो भी लेने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन सॉलिड है या प्योर लिक्विड है तो मत लीजिएगा, तब तो आपको इग्नोर करके चलना पड़ेगा। यस ठीक है, सर। तो ये हो गया प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। के बाद आते हैं सेकंड में इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे। तो पहले तो ये समझ में आना जी कंसंट्रेशन हम लोग बोलते किसको है, मतलब कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, मतलब मोलरिटीज। मोलर कंसंट्रेशन को ही कंसंट्रेशन बोला जाता है। अब देखो कंसंट्रेशन का अगर बेसिक फॉर्मूला बोले तो कंसंट्रेशन एक तरह की मोलर कंसंट्रेशन है, मोलरिटी है। तो कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जिसके भी कंसंट्रेशन आप चेंज कर रहे हो, जैसे आप हो सकता है कि आप उन्हें कुछ मोल रिएक्टेंट के ऐड कर दिए इक्विलिब्रियम पे, तो इसका मतलब आपने कंसंट्रेशन उसका चेंज कर दिया, या प्रोडक्ट के भी ऐड कर सकते हो। तो जिसका भी आप कंसंट्रेशन डिस्टर्ब करना चाह रहे हो उसी के मोल ऐड कर देना या उसी के मोल रिमूव कर देना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन की बेसिक डेफिनेशन तो ये कह रही है ना,
concentration is defined as ratio of moles of substance with respect to volume of solution। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन दो डिफरेंट टर्म पे डिपेंड कर रहा है, मोल पे भी डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग कंसंट्रेशन को दो तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं, दो तरह से मतलब दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं कि एक केस में अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो, आप वॉल्यूम को डिस्टर्ब ना करो और आप मोल्स ऐड करने लगो, है ना, जो भी रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उनके मोल आप ऐड करने का लगो, या मोल निकाल भी सकते हो, जो मोल पहले से पड़े उनमें से कुछ मोल वापस निकाल लो, आप रिमूव भी करा सकते हो। तो अगर आप मोल को ऐड या रिमूव करके कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो एक तरीका ये हो सकता है। एक तरीका ये भी देखा जाता है कि आप मोल को डिस्टर्ब ना करो, जिसके जितने मोल पड़े हैं पड़े रहने दो इक्विलिब्रियम पे। आप क्या करो, कंटेनर का वॉल्यूम डिस्टर्ब कर दो। कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर था तो आप उसको कर दो 1.5 लीटर, या सीधे 2 लीटर कर दो, या हाफ लीटर कर दो। आप कंटेनर का वॉल्यूम कम ज्यादा करना शुरू कर दो, तो कम कंटेनर के वॉल्यूम को भी डिस्टर्ब करने से भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को हम लोग अल्टीमेटली दो तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा मेथड यूज होता है वो ये वाला होता है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट करके मोल को चेंज करो। तो पहले इसी को चलो डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो इसमें पॉसिबिलिटी है उसमें क्या कर रहे हैं, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम को नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही रख रहे हैं हम लोग। टेम्परेचर तो वैसे ही कांस्टेंट, टेम्परेचर बस जब टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे तभी चेंज होगा, बाकी हर केस में टेम्परेचर आपको कांस्टेंट ही रखना है। तो हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख रहे हैं, और लेकिन हम लोग मोल्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। कीपिंग वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, changing moles of reactant और प्रोडक्ट। मतलब हम लोग मोल को कांस्टेंट रख रहे हैं लेकिन सॉरी वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं लेकिन मोल्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुछ मोल रिएक्टेंट के ऐड कर देंगे या कई बार कुछ मोल प्रोडक्ट के ऐड कर देंगे, इस तरह से। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में पहले मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ फिर उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो रिजल्ट कहता है कि ऐसे केस में on increasing moles of reactant और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के कुछ मोल आपने ऐड कर दिए, इंक्रीज कर दिए बाय एडिशन ऑफ सम एक्स्ट्रा मोल ऑफ दैट स्पीसीज। वो जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसके कुछ मोल आपने ऐड कर दिए इक्विलिब्रियम पे। तो ऐसे केस में क्या होता है, देन इक्विलिब्रियम will shift from higher concentration to lower concentration species। ठीक है, तो जब भी आप क्या करेंगे कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल्स ऐड करेंगे या रिमूव भी कर सकते हो आप लोग, तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, कंसंट्रेशन अगर आप मोल्स को चेंज करके चेंज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम हमेशा हायर कंसंट्रेशन वाली साइड से लोअर कंसंट्रेशन वाली साइड की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। ठीक है, मतलब जिस साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा उसके रिस्पेक्ट में वो लोअर साइड वाले कंसंट्रेशन की तरफ इक्विलिब्रियम जाने लगेगा। ठीक है, ऐसे केस में इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, जैसे देखो ऐसे समझो कि मान लो कि N1A से कुछ बन रहा है N2B, ये मान लो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। इसमें कुछ मोल A के पड़े थे इक्विलिब्रियम पे, कुछ B के पड़े हुए थे। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पे, प्रीवियस इक्विलिब्रियम पे। और आपने क्या किया, आपने इक्विलिब्रियम पे कुछ मोल A के ऐड कर दिए। सपोज कुछ Z मोल आपने ऐड कर दिए किसके, A के, है ना। और ऐड करके आप तमाशा देखने खड़े हो गए। आपने सोचा कि ऐड करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही आप इसके कुछ जेड मोल ऐड करोगे तो देखो पहले इक्विलिब्रियम बना हुआ था, है ना। दोनों के मोल किसी ना किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे कांस्टेंट थे। आपने रिएक्टेंट के कुछ मोल ऐड कर दिए। इसका मतलब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, वो बताओ क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। बोलो भाई, यस सर। यस है सर। ना, क्योंकि रिएक्टेंट के मोल आपने ऐड कर दिए। उसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जितना पहले था उतना ही रहेगा। इसका मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट साइड कंसंट्रेशन क्या हो गया, हायर हो गया। और उसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो इक्विलिब्रियम फिर से नया इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए किधर शिफ्ट होने लगेगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, है ना। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम चाहेगा कि फिर से दोनों तरफ का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो जिधर आपने बढ़ाया है ना, जिधर का कंसंट्रेशन बढ़ाया है उससे कम वाले की तरफ वो शिफ्ट होने लगेगा। अच्छा, ये नेचुरल बात है कि अगर वो जिधर का बढ़ाया है अगर वो उधर ही शिफ्ट होने लगेगा तो आपने तो बढ़ाया और बढ़ने लगेगा फिर तो रिएक्टेंट साइड का। यस सर। तो है ना, फिर तो कभी इक्विलिब्रियम दोबारा आएगा ही नहीं, है ना। तो उसको वो अनडू कब करेगा, आप जो बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन है उसको वो कम करना चाहेगा और इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होने लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो ये बस आपको ध्यान रखना है। कंसंट्रेशन के केस में तो बस आपको सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप कंसंट्रेशन चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम हमेशा हायर कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड वाली स्पेसीज से लोअर वाले साइड की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। अगर रिएक्टेंट का बढ़ जाएगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ वापस आएगा इक्विलिब्रियम, मतलब उस केस में बैकवर्ड हो जाएगा, है ना। तो जैसे इसको एक एग्जांपल से और अच्छे से समझ लीजिए कि एक आपको चलो एक ही एग्जांपल में अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लो CO2 गैस है, कार्बन सॉलिड है, इक्विलिब्रियम साइन कार्बन मोनोऑक्साइड, और इधर आपको प्रेडिक्ट करनी है डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो इसी में अलग अलग 3 केस पहले लेके इसी में डिस्कस कर देते हैं, एक ही रिएक्शन में लेके। तो मैंने मान लिया कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही थी एक कंटेनर में, CO2 प्लस C सॉलिड से CO बना था। ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम मेंटेन था। ठीक है, फिर आप है ना, आपका खुराफात सूझी, आपने सोचा कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाए, तो आपने क्या किया, कुछ मोल CO2 के ऐड कर दिए। आपने क्या किए, कुछ मोल कार्बन डाइऑक्साइड के ऐड कर दिए। आपने क्या किया, एडिशन ऑफ सम मोल ऑफ CO2, आपने कुछ मोल CO2 के ऐड कर दिए। हाँ, बाकी किसी के नहीं ऐड किए, बाकी जिसके जितने थे वैसे ही पड़े हुए हैं, है ना। तो बताइए ऐसा करने पे इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन क्या होगी, सर है ना। फॉरवर्ड। आपने
सर हाँ सेम फॉरवर्ड हो रहेगी। जाएगी। नहीं फॉरवर्ड क्यों सेम क्यों रहेगी? सर CO2 के साथ कार्बन रिएक्ट करने के लिए लेकिन एक्स्ट्रा नहीं है ना। नहीं वो एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, वो जितने पड़े हुए हैं उसके साथ रिएक्ट करने लगेगा ना। पहले से कुछ तो पड़े होंगे ना इक्विलिब्रियम पे, है ना। मान लीजिए कि इसके कुछ ए मोल थे, इसके बी मोल थे, इसके कुछ सी मोल थे, और आपने कुछ जेड मोल और ऐड कर दिए CO2 के। तो जो ऐड एक्स्ट्रा करेंगे वो बी से रिएक्ट कर करके इधर बनाने लगेगा, मतलब CO का फॉर्मेशन होने लगेगा, मतलब CO के मोल बढ़ने लगेंगे न्यू इक्विलिब्रियम पे, है ना। यस सर। अब जैसे सेकेंड पार्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या करो, आप कुछ कोक ऐड कर दो, एडिशन ऑफ कोक, लेकिन और कुछ मत ऐड करो, ना आप CO ऐड कर रहे हो ना CO2 ऐड कर रहे हो, आप अगर कोक ऐड करने लगेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे? नॉट इफेक्ट। नो इफेक्ट। अच्छा, नो इफेक्ट। क्यों क्यों नहीं इफेक्ट पड़ेगा? सॉलिड सर सॉलिड है वो। हाँ, सॉलिड के एक्टिव मास कांस्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई सॉलिड स्पेसीज ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे तो उसके कंसंट्रेशन, उसके एक्टिव मास तो पहले ही से कांस्टेंट है ना। तो उसके मोल ऐड या रिमूव करने पर इक्विलिब्रियम वैसे भी डिस्टर्ब नहीं होगा। उस ऐसे समझिए कि उसके कंसंट्रेशन पे तो इक्विलिब्रियम डिपेंड वैसे भी नहीं कर रहा था पहले भी। जैसे Kc या Kp का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो सॉलिड के एक्टिव मासेस वहां पे क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं ना। यस सर। तो सॉलिड के मोल्स ऐड करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो कि आपने कुछ मोल CO2 CO के निकाल लिए, आपने कुछ मोल CO के रिमूव करा लिए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। हाँ हाँ फॉरवर्ड। तो अगर आपने CO के निकाले मतलब रिएक्टेंट के मोल, सॉरी प्रोडक्ट के मोल कुछ कम हो गए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का अगर कम होगा, है ना, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो गया, उसके रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट का ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम उसकी भरपाई करने के लिए क्या करेगा, इक्विलिब्रियम हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा और डायरेक्शन हमारी हो जाएगी फॉरवर्ड। ठीक है, क्लियर हो रही बात? अच्छा बस एक यस चलो सर। ये भी, हाँ एक चलो ये भी वाला बात बता दो आप लोग कि अगर इसी रिएक्शन में कुछ मोल CO2 के रिमूव कर ले, है ना, रिमूवल ऑफ सम मोल ऑफ CO2, है ना, CO2 के आपने कुछ मोल निकाल लिए, बाकी आपने और कुछ डिस्टर्ब नहीं किया किसी के मोल, CO2 के बस निकाल लिया आपने, तो डायरेक्शन क्या होगी? बैक बैकवर्ड। है ना, हाँ सर बैकवर्ड बैकवर्ड। होगी। ठीक है बिल्कुल सही, क्योंकि CO2 रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट के मोल निकाल लिए, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले के रिस्पेक्ट में कम हो गया प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में, तो इक्विलिब्रियम उसको रिकवरी के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होने लगी। तो सीधी सी बात है, जिधर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा हमेशा हायर कंसंट्रेशन की साइड से लोअर कंसंट्रेशन की साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है ना। हाँ ये भी लेकिन ध्यान रखना कि सॉलिड के मोल ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड स्पेसीज नेवर अल्टर द इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड के मोल्स या ऐड या रिमूव करने पे वो इक्विलिब्रियम को कभी भी अल्टर या चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा केस, है ना, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में दो केस बनते हैं, देखो तो एक केस तो हम लोगों ने पढ़ लिया भाई, इसको केस नंबर 1 बोल दीजिए आप, है ना,
केस फर्स्ट, इसमें हमने क्या किया था, मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट करके मोल को चेंज कर रहा था। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि अगर मोल कांस्टेंट रखो, मोल मत डिस्टर्ब करो किसी के भी, ना रिएक्टेंट के ना प्रोडक्ट के, लेकिन आप वॉल्यूम को चेंज करने लोगो, है ना, तो भी तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। तो इसमें केस और बन सकता है, इसी में ऐड कर लीजिएगा, केस नंबर 2, है ना, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। है ना, अगर आप वॉल्यूम चेंज करने लगे, इक्विलिब्रियम कंटेनर का वॉल्यूम डिस्टर्ब करने लगे, तो कैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब चेंज होगा। हाँ, इस केस में आपको दो चीजें कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। एक तो मोल्स आपको कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, कीपिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट, और टेम्परेचर तो वैसे ही आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन मतलब इस केस में ऐसा क्या, मतलब इस केस में कैसे आप उसको प्रेडिक्ट करोगे इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को, तो इसको समझिए बेटा। यहाँ पे आपको क्या करना है, मोल्स को कांस्टेंट रखना है, मतलब किसी के मोल ऐड वैड नहीं करने हैं, ना किसी के रिमूव करने हैं, मोल को नहीं डिस्टर्ब करना है हम लोग को, लेकिन वॉल्यूम को चेंज कर देना है। जैसे मान लिया कि एक सिंपल सी इक्वेशन ले लो भाई, ए गैस से 2 मोल मान लो कि बन रहे बी के, ठीक है, इसके कुछ मोल N1 है, इसके कुछ इक्विलिब्रियम पे N2 है, इस कंटेनर का वॉल्यूम इस समय 10 लीटर है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और आपने क्या किया, कंटेनर का वॉल्यूम आपने चेंज कर दिया। आप पहले 10 लीटर था, लेकिन अब आपने क्या कर दिया, 5 लीटर कर दिया, आधा कर दिया जस्ट। ठीक है, आपने इस पे इसको पकड़ के नीचे कर दिया पिस्टन को, और इसका नया वॉल्यूम कितना कर दिया, 5 लीटर। लेकिन आपने किसी के मोल नहीं चेंज किए बेटा, ठीक है, आपने केवल क्या किया, वॉल्यूम कम कर दिया। तो अब इसमें कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे आप कि इक्विलिब्रियम कैसे चेंज होगा, है ना, बताओ भाई, इसको कोई एक्सप्लेन करो भाई, कि आपने वॉल्यूम कम कर दिया, पहले 10 लीटर था, अब 5 लीटर कर दिया मान लीजिए, सर इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा कंटेनर का। प्रेशर बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना, क्योंकि देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग गैसों का जो प्रेशर होगा वो उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब जैसे वॉल्यूम आपने कम कर दिया बेटा, वॉल्यूम हम लोगों ने क्या किया, कम किया, तो ऑटोमेटिक प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और देखो ऐसे समझो, आपने क्या किया, वॉल्यूम कम किया, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम कम करने का असर पड़ गया किस पे, प्रेशर पे, इनडायरेक्टली सिस्टम का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। और हमने अभी डिस्कस किया था, है ना, कि प्रेशर बढ़ाने पे सिस्टम क्या चाहेगा, प्रेशर को कम करना चाहेगा, और गैसों का प्रेशर कम हो सकता है अगर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होने लगे जिधर गैसों के मोल क्या हो रहे हो, कम होने रहे हो, कम कम हो रहा है। है ना। तो इसका मतलब सीधे वही वाला रिजल्ट यहाँ पे लगा दीजिए, कि जैसे अभी हम लोगों ने, ये तो पुराना वाला ही रिजल्ट एक तरह से एप्लीकेबल हो गया, कि आपने प्रेशर जब बढ़ाया था तो इक्विलिब्रियम उधर जा रहा था जिधर गैसों के मोल कम हो रहे थे, उस डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो वही चीज यहाँ भी आपको समझ में आनी चाहिए, कि आपने वॉल्यूम कम किया तो इनडायरेक्टली प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने पे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होना चाहेगा जिधर गैसों के मोल क्या हो रहे हो, इंक्रीज हो रहे हो, है ना। इंक्रीज हो रहा है। नहीं, उल्टा आता है ना, डिक्रीज हो रहे हैं, Please.
हाँ, ठीक है। एक ली चैटली प्रिंसिपल में जो मोल और प्रेशर का रिलेशन देखने को मिलता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिलता है कि आपने प्रेशर अगर बढ़ाया तो सिस्टम प्रेशर को कम करना चाहेगा, और सिस्टम प्रेशर को तभी कम कर पाएगा जिधर गैसों के मोल अगर कम हो रहे हैं उस डायरेक्शन की तरफ अगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाने लगेगा तो ऑटोमेटिक प्रेशर घट जाएगा। तो बात समझ में आई? मतलब वॉल्यूम का रिजल्ट एक तरह से प्रेशर के रिजल्ट से ही रिलेट हो जाएगा, है ना? एक तरह से अपोजिट रिजल्ट आएगा, मतलब प्रेशर बढ़ाने पे जो रिजल्ट आ रहा था उसका अपोजिट रिजल्ट आ रहा है वॉल्यूम कम करने पे, है ना? मतलब प्रेशर का इफेक्ट और वॉल्यूम का इफेक्ट एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का है। ठीक है। यस सर। और इसी का उल्टा वाइसा वर्सा भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम आप अगर बढ़ाएंगे कंटेनर का तो प्रेशर कम होने लगेगा सिस्टम का, और सिस्टम चाहेगा प्रेशर बढ़े, तो इक्विलिब्रियम उधर जाना चाहेगा जिधर गैसों के मोल इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका उल्टा भी लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? मतलब ये दोनों लिख लीजिएगा। तो ये आपका रिजल्ट हो गया किसका? वॉल्यूम का, है ना? अब इसके बाद आएगा बेटा, आता है नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे एक्सप्लेन होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक्सप्लेन बाय थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको टेम्परेचर के इफेक्ट समझना है तो आपको थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे आंसर देना होगा। देखो, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे अगर हम लोग रिएक्शन को कैटेगराइज करें तो रिएक्शन दो तरह की होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो जब भी टेम्परेचर का इफेक्ट आपसे पूछा जा रहा हो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो आपको रिएक्शन का नेचर देखना पड़ेगा कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। बिना ये देखे कोई भी नहीं बता पाएगा कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन दो तरह की होती हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है और एंडोथर्मिक में क्या होता है, कुछ कुछ बातें, बेसिक बातें तो हम लोग को पता ही होनी चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनते ही बनते हैं, साथ ही साथ कुछ हीट भी रिलीज हो रही होती है ना? तो हीट हीट रिलीज बाय द सिस्टम, टू द पॉइंट आप उसको लिख लीजिए। इफ हीट रिलीज बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन then this type of reaction are called exothermic. ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय कुछ हीट भी रिलीज हो रही हो साथ ही साथ, तो ऐसी रिएक्शंस को थर्मोडायनेमिक्स में एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है। एक्सो, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मैंने ऐसे ही याद किया था। एक्सो का मतलब इसको मैंने रिलेट कर लिया था, एक्सो मतलब खिसको, एक्सको मतलब खिसको। ठीक है। तो इसमें क्या होती है कि हीट खिस सकती है, रिलीज होती है ना? सिस्टम जो होता है हीट रिलीज करता है ना? बोलो भाई। यस एक्सो यस सर। मतलब, Yes. हाँ, इसको ऐसे कुछ भी नाम से रिलेट करना बहुत जरूरी है। कई बार वो एक्सो एंडो में एग्जाम में ये समझ ही नहीं आता है कि किसमें हीट निकलती है, किसमें देनी पड़ती है। तो कभी कुछ ऐसा हो कि ए से बी बन रहा हो और कुछ हीट रिलीज भी हो रही हो, सिस्टम कुछ हीट क्या कर रहा हो, रिलीज कर रहा हो, है ना? तो ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है।
ये जो मैंने एरो बनाया वो हीट के रिस्पेक्ट में बनाया कि हीट रिलीज हो रही, हीट को थर्मोडायनेमिक्स में क्यू सिंबल दिया आता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको लिखने का एक तरीका भी होता है, जैसे देखो आपको कोई रिएक्शन अगर ऐसे लिखी जाए, ए से बी बन रहा हो और प्लस उसी के आगे लिख दिया जाए प्लस क्यू किलो कैलोरी, किलो जूल पर मोल, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लस करके लिख दिया जाए। मैंने वैसे क्यू लिखा है, इसकी जगह आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के दी जाएगी, लिख देगा 40.6 किलो जूल पर मोल, तो आप समझ जाना कि क्यू की वैल्यू वहां पर उसने एग्जैक्ट दे रखी है कि एक मोल के रिस्पेक्ट में 40.6 जूल एनर्जी रिलीज हो रही, किलो जूल, है ना। तो अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है कि प्रोडक्ट के साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यू निकल रही है, मतलब क्यू भी लग रहा है कि एक तरह का प्रोडक्ट है, तो समझ जाना कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके एक्सप्लेन किए गए थर्मोडायनेमिक्स में, या तो आप उस क्यू को रिएक्शन में ऐड करके दो तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर उसको ऐड ना करो और अलग से उसका डेल्टा एच लिख दो। डेल्टा एच, हाँ, लेकिन डेल्टा एच लिखते समय क्यू का साइन अपोजिट हो जाएगा, है ना। मतलब जैसे यहाँ पे ऐड करके लिख रहे थे तो प्लस क्यू करके लिख रहे थे, लेकिन डेल्टा एच में लिखते समय वो प्लस की जगह क्या लिखना पड़ेगा, माइनस क्यू, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, Yes. तो डेल्टा एच यहाँ पे एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी चेंज। तो अगर किसी रिएक्शन की एंथैल्पी निगेटिव साइन के साथ लिखी हो तो समझ जाना वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे अच्छा देखो ऐसे मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे आपको लिख के दे दिया N2 + 3H2 दिस गिव्स ट्वाइस अमोनिया, आपको ये रिएक्शन लिख के दी और उसी के आगे वो लिख दे डेल्टा H बराबर -280 किलो जूल, ठीक है। तो आप देख के समझ जाना, अच्छा ये रिएक्शन है और डेल्टा एच का साइन क्या है, माइनस निगेटिव है ना। निगेटिव देखते ही समझ जाना कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर डेल्टा एच का साइन निगेटिव है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना। या फिर इसी को ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है N2 + 3H2 दिस गिव्स ट्वाइस अमोनिया, और वो जो -280 है वो अमोनिया के साथ ऐड करके लिख दिया जाए, यही ऐसे, है ना। तो समझ जाना कि अमोनिया के साथ इतनी एनर्जी और निकल रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे लिखो, लिख के दे दिया जाए, या ऐसे लिख के दे दिया है। दोनों केस में ही ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने में इनमें से कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज हो सकती है। एंथैल्पी के साइन को भी देख के बता सकते हो आप, और वो वैल्यू ऐड करके भी दे सकता है ना, क्योंकि आपको ऐसे ही देखकर समझना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो अच्छा, अब रिजल्ट में आते हैं कि यार रिजल्ट क्या है। रिजल्ट आपको बताता हूँ। रिजल्ट कि अगर मान लो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक के लिए। अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, और टेम्परेचर आपने क्या किया, बढ़ा दिया उसका। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम बना हुआ था और आपने क्या किया, टेम्परेचर उसका आपने इंक्रीज कर दिया आपने, है ना। तो क्या होगा ऐसे केस में, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो होना तय है, लेकिन इक्विलिब्रियम चाहेगा कि फिर से एक नया इक्विलिब्रियम आ जाए। भाई इक्विलिब्रियम हमेशा यही कोशिश करेगा कि फिर से एक नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए। उसके लिए इक्विलिब्रियम ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर कम होने लगे, ठीक है। जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या होने लगे, कम होने लगे, बोलो भाई। या जिस डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। तो ऐसे समझो, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में दोनों साइड में देखो, तो अगर प्रोडक्ट साइड देखें तो प्रोडक्ट के साथ में
एज ए बाई प्रोडक्ट हीट भी निकल रही है +280 है ना। और अगर इसी को आप रिएक्टेंट साइड ले आओ तो ये हो जाएगा -280, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस इसका मतलब आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट साइड हीट कंटेंट हाई है, प्रोडक्ट साइड हीट कंटेंट क्या है, हाई है। मतलब प्रोडक्ट साइड ऑलरेडी हीट निकल रही है, पहले से प्रोडक्ट साइड हीट कंटेंट क्या है, ज्यादा है, हीट कंटेंट ज्यादा है। और जो रिएक्टेंट साइड है वो लो हीट कंटेंट वाली साइड है, क्योंकि जब वो जो क्यू की वैल्यू इधर ला रहे हैं तो उसका साइन माइनस हो रहा है, ठीक है, तो ये लो हीट कंटेंट वाली साइड है। तो ऐसे केस में जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम हमेशा हाई हीट कंटेंट वाली साइड से लो हीट कंटेंट वाली साइड की तरफ जाना चाहेगी, है ना। और एक्सोथर्मिक में हमेशा प्रोडक्ट साइड हमेशा हाई हीट कंटेंट वाली होगी, ठीक है। तो इस केस में इक्विलिब्रियम किधर जाना जाएगा, हाई हीट कंटेंट से लो हाई हीट हीट कंटेंट, से मतलब लो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ इक्विलिब्रियम Backward. जाएगा। हाँ, तो इसमें रिजल्ट आपका यही कहता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे देन आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम किधर जाने लगेगा, मतलब किधर शिफ्ट होने लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ठीक है ना। और देखो ये बहुत बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, या बिल्कुल इसको बेसिक वे में इसको समझिए। देखो जिस व्यक्ति के पास जिस चीज की अधिकता होती है, एक्सेस होता है ना, कोई चीज मान लो, तो उसके लिए उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है ना। और यस अगर उस व्यक्ति को वही चीज दी जाए जिसके पास वो चीज एक्सेस में है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास वो चीज वैसे ही बहुत ज्यादा है ना। उसके लिए उस चीज की कोई वैल्यू भी नहीं होगी, है ना। अब मान लो कि बिल गेट्स है, बिल गेट्स को के सामने आप 2000 का नोट फेंक दो, बताओ उठाएगा वो? नो सर No. तो यहाँ पे मतलब एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्योंकि उसके लिए पैसों की इतना भैया, वर्ल्ड का पता नहीं सेकंड नंबर थर्ड नंबर जो भी है, रिचेस्ट मैन है, तो उसके सामने पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वो अपनी इज्जत नहीं खराब करेगा पैसे उठा के, है ना, तो वो उसको रिपेल कर देगा, ठीक है। ऐसा ही एक्सोथर्मिक में हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट निकाले निकाले परेशान है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट साइड हीट निकाले निकाले परेशान, और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो टेम्परेचर के बढ़ाने पे जो हीट का कंटेंट है प्रोडक्ट साइड वैसे ही ज्यादा है, और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट साइड और हीट कंटेंट ज्यादा होने लगा, तो वो उसको बैक करेगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम ऐसा चलाएगा जिससे वो हीट एब्जॉर्ब होने लगे, जिस डायरेक्शन में वो हीट एब्जॉर्ब होने लगेगी उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम आ सकता है ना। तो अगर वो फॉरवर्ड दौड़ेगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हीट पहले ही से निकल रही और निकलने लगेगी, तो और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन अपोज करेगी, मतलब इक्विलिब्रियम उसको अपोज करेगा, उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन चलेगी, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, ठीक है। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक का जस्ट अपोजिट बोल दिए तो एंडोथर्मिक हो जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या कर रही थी, हीट रिलीज कर रही थी, तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करेंगी, हीट को एब्जॉर्ब कर रही होंगी। ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो अगर कोई रिएक्शन के प्रोग्रेस के साथ हीट एब्जॉर्ब भी कर रही है ना, तो ऐसी रिएक्शन को थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक नेचर की रिएक्शन बोलते हैं। इनमें क्या होता है बेटा कि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, और जितनी ज्यादा हीट आप देंगे उतनी ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगी,
क्योंकि रिएक्शन को हीट की रिक्वायरमेंट है वहां पे, है ना, मतलब रिएक्टेंट को हीट की रिक्वायरमेंट है। जितनी ज्यादा हीट आप देंगे उतनी ज्यादा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और उतनी ही ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट होगी। इसमें हीट क्या कर रहा है, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और इनको लिखने का क्या तरीका है, इनमें ऐसे लिखा था, ए से बी बनाइए और माइनस क्यू, किलो जूल पर मोल। किलो जूल की जगह किलो कैलोरी भी हो सकता है, हीट की यूनिट जूल हो या कैलोरी एक ही बात है, ऐसे लिखा हो। या इस क्यू को आप इधर ले आइए रिएक्टेंट साइड, तो ए प्लस क्यू, दिस गिव बी। इससे पता चल रहा है कि रिएक्टेंट जो है हीट के अच्छे एब्जॉर्बर हैं, रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करके क्या बना रहे हैं, बी बना रहे हैं प्रोडक्ट। या फिर इनको डेल्टा एच के फॉर्म में भी लिख सकते हो। और जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं उनका जो एंथैल्पी का साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है। अच्छा, Yes, ये sir. अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब एंथैल्पी एंथैल्पी क्या है ये सब, तो ये अभी मतलब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, मतलब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले इसी से आपका सामना होगा, है ना। एंथैल्पी जो होती है वो रिएक्शन का हीट कंटेंट को रिप्रेजेंट करती है, कि कोई रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं तो हीट रिलीज कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। ये सारी बातें हमें इस ये सारी इंफॉर्मेशन एंथैल्पी ही देता है हम लोग को, ये डेल्टा एच, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि बेचारा कोई भिखारी है ना, और वो जगह जगह वो भीख मांग रहा है, ठीक है, एक एक दो दो पांच पांच रुपए, ठीक है। और अगर उसके सामने 2000 का नोट पड़ा हुआ दिख जाए तो क्या करेगा, उठाएगा नहीं उठाएगा? उठा लेगा सर। Yes, sir. Yes. तो जो बंदा 1-2 रुपए के लिए मतलब अपना पेट पालने के लिए बेचारा भीख मांग रहा है, जो भी उसकी सिचुएशन है, उसको 2000 का नोट मिलेगा तो वो तो उठाएगा उठाएगा और भी देखेगा, और तो नहीं पड़े हुए। बात समझ में आ Yes, रही है? sir. तो Yes, sir. या फिर जैसे आपके घर में कोई आया कोई भिखारी, आपने उसको 10 रुपए दे दिए, ठीक है। तो अगले दिन मान लो वो पहली बार आया आपके घर में और आपने उसको 10 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए, तो जब भी वो आपकी गली से निकलेगा तो एक बार वो आपके गली में नॉक जरूर करेगा कि हाँ भैया, इस घर में कोई दानवीर कण रहता है और हमें कुछ पैसा ऐसा मिल सकता है। तो वो उसको भी उसको नीड है उस चीज की। मेन चीज क्या है कि यहाँ पे आपको समझने जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ये कि जिस चीज को जिसकी नीड होती है उसको वो आसानी से एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट जो होते हैं वो हीट के अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं एंडोथर्मिक में। आप हीट दोगे तो वो और एब्जॉर्ब करेंगे और धड़ाधड़ प्रोडक्ट बनाएंगे, और हीट दोगे और धड़ाधड़ प्रोडक्ट बनाएंगे, और हीट दोगे और धड़ाधड़ प्रोडक्ट बनाएंगे। और जितना ज्यादा हीट दोगे उतना ज्यादा उनको हीट की रिक्वायरमेंट है। आप जितनी हीट देंगे उतने ज्यादा वो प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, है ना। एंडोथर्मिक में उल्टा होगा। एंडोथर्मिक में क्या होगा बोलेंगे, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, और उसमें आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया बेटा, उसका आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन की तरफ शिफ्ट होगी। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा फॉरवर्ड एक्शन शिफ्ट होगी। ठीक है। और ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि फॉरवर्ड एक्शन में क्यों शिफ्ट हो रही है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट वाली साइड है वो लो हीट कंटेंट वाली साइड है। प्रोडक्ट की तरफ माइनस क्यू लिखा हुआ है ना, तो जिधर साइड, अच्छा इसका मतलब प्रोडक्ट्स लो हीट कंटेंट साइड है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम जाएगा हाई हीट कंटेंट से लो हीट कंटेंट की तरफ,
तो रिएक्टेंट हाई हीट कंटेंट रख रहे हैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो दोनों बातें बहुत बेसिक हैं, है ना। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड बोल दीजिएगा, अगर एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड बोल देंगे, है ना। बोलो भाई। यस सर। Yes. चलो अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड। जैसे H2N2 प्लस H2 ट्वाइस अमोनिया बन रहा है और इसमें कोई हीट निकल रही है 220 किलो कैलोरी पर मोल, ये आपको दिया हुआ है। और उसने पूछा क्या है, टू ऑब्टेन बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया, टू ऑब्टेन बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया द favorable condition would be, आपसे पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में अमोनिया की बेटर यील्ड के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी। पहला ऑप्शन है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, मतलब टेम्परेचर भी हाई ले लीजिए, प्रेशर भी हाई ले लीजिए, दोनों ही हाई लीजिए। दूसरा कह रहा है कि लो टेम्परेचर लीजिए और प्रेशर भी लो लीजिए। तीसरा टेम्परेचर लो लीजिए और प्रेशर हाई ले लीजिए। और चौथा दोनों ही अच्छा, ये तो ले चुके हैं, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि अमोनिया की बेटर यील्ड के लिए which of the following is the favorable condition for the to obtain better yield of ammonia। Low आप temperature, अगर high pressure. High pressure, low temperature. C. Sir. Options. हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है। Low Sir, नहीं temperature, high C pressure. part. अच्छा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, मतलब सी वाला कहना Yes, चाह sir. रहे हो। Yes, sir. सही है भाई, सी ही है इसका आंसर, है ना। आ रहा है समझ में सबको। Yes. तो यहाँ पे बेसिक यही देखना है। देखो पहले तो आप प्रेशर के इफेक्ट को देख लो। अब देखो प्रेशर आप बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर गैसों के मोल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। और जैसे रिएक्टेंट साइड देखो तो टोटल कितने मोल हैं, 4 मोल, और प्रोडक्ट साइड 2 मोल है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगी इक्विलिब्रियम, और फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाने पर अमोनिया और ज्यादा मोल बनेंगे। जितनी ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगी उतने ज्यादा अमोनिया के मोल प्रोड्यूस होंगे। और हम लोग यही चाह भी रहे हैं, हमारा एम भी यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनानी है इक्विलिब्रियम पे। तो प्रेशर हमें बढ़ाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा हाई प्रेशर ले सकते हैं अगर हम लोग उतना हाई प्रेशर लें तो अमोनिया की यील्ड ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। तो हाई प्रेशर तो ठीक है। और फिर टेम्परेचर के इफेक्ट देखने के लिए आप हमेशा देखो कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अब वो प्लस क्यू करके दिया हुआ है उसने, प्लस क्यू का मतलब ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक में तो याद रखना बिल गेट्स वाला एग्जांपल, कि आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो वो क्या कर देगा, रिवर्ट कर देगा उस चीज को, वो उल्टा 2000 का नोट आपको दे देगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट हो जाएगी। बैकवर्ड डोमिनेंट होगी तो अमोनिया के जितने मोल बने भी थे वो वापस N2H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो अमोनिया के मोल पहले से और कम हो जाएंगे। और हम चाह रहे हैं कि अमोनिया ज्यादा से बने, तो इसलिए प्रेशर बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ प्रेशर कम करना पड़ेगा। प्रेशर कम करने पे फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाने पे अमोनिया के मोल इंक्रीज हो जाएंगे। तो प्रेशर आपको हाई लेना पड़ेगा लेकिन टेम्परेचर लो लेना पड़ेगा, ठीक है। बोलो, क्लियर हुई बात। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलो, एक आपका बस एक टाइप बच रहा है, इनर्ट गैस वाला बच रहा है बस, कि इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट होता है।
इनर्ट गैस वाला एक कॉन्सेप्ट छोड़ के बाकी तो मैंने करा दिया है। जैसे दे दो, एक आपको रिएक्शन ये दी हुई है, 2A सॉलिड, B गैस, 3C गैस, D गैस, O2, है ना, ये एक रिएक्शन दी है। फिर इसमें कह रहा है इफ द प्रेशर ऑन द सिस्टम इज रिड्यूस टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। प्रेशर कह रहा है कि रिड्यूस कर रहे हैं और जस्ट हाफ कर दिया उसने, है ना, प्रेशर क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहे हैं। तो पूछ क्या रहा है, पहले ऑप्शन में अमाउंट ऑफ सी एंड डी डिक्रीजेस, सी और डी का अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो ये सब बातें तो बात की हैं, पहले हम लोग ये पता करते हैं कि यार प्रेशर कम करने पे इक्वेशन जाएगी किधर, है ना। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि प्रेशर का रिलेशन मोल से क्या आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है ना। तो प्रेशर कम करने पे इक्वेशन उधर जाएगी, इधर गैसों के मोल क्या हो रहे होंगे, इंक्रीज हो रहे होंगे, है ना। Yes, sir. और आप देखो कि इस रिएक्शन में गैसों के मोल किधर, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं। अब जैसे रिएक्टेंट साइड देखो कितने मोल हैं गैसों के, 3 मोल है ना। हाँ सॉलिड के मत लीजिएगा कभी, सॉलिड के मोल इग्नोर कीजिए। अच्छा प्रोडक्ट साइड तो सभी गैसें हैं, अगर ध्यान से देखिए सभी गैसें हैं। तो प्रोडक्ट साइड 3 मोल सी के, 1 मोल डी के, 1 मोल O2 के, टोटल 5 मोल है। तो ऑब्वियस है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो मोल क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, है ना। और हम लोग कर भी यही रहे हैं, देखो प्रेशर हम लोगों ने कम किया, सिस्टम क्या चाहेगा, प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा, और सिस्टम का प्रेशर तभी बढ़ेगा जब गैसों के मोल बढ़ रहे होंगे। तो इक्विलिब्रियम किधर जाना लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। अच्छा जब फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब हमें डायरेक्शन का आइडिया लग गया, तो अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो रही होगी तो इसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी गैसियस प्रोडक्ट हैं, उनके मोल न्यू इक्विलिब्रियम पे थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि फॉरवर्ड जा रही है ना इक्वेशन। इसका मतलब सी और डी के मोल बढ़ेंगे और बी के मोल घटेंगे। ए के मोल पे कमेंट हम लोग, है ना, अच्छा ए के मोल तो थोड़े कम ही होंगे, लेकिन वही बात है कि सॉलिड है तो उसके कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेंगे, मोल तो थोड़े घटेंगे ही। अब जैसे ऑप्शन पढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे ए ऑप्शन कह रहा है अमाउंट ऑफ सी एंड डी डिक्रीजेस, तो फॉरवर्ड जा रहा है तो इन दोनों के अमाउंट क्या होंगे, बढ़ेंगे, है ना। यस ये Yes, sir. इसका मतलब ए तो होगा नहीं। अब जैसे ये कह रहा है अमाउंट ऑफ सी एंड डी डिक्रीजेस, है ना, तो ये दोनों एक ही बातें छाप दी क्या दोनों। अच्छा यहाँ इंक्रीजेस बोल रहा है, Yes. अच्छा हाँ तो ये सही हो जाएगा इंक्रीजेस वाला। और सी में क्या कह रहा है, सी में अमाउंट ऑफ बी एंड डी डिक्रीजेस, तो फॉरवर्ड जा रहा है तो डी के बढ़ेंगे और बी के घटेंगे, दोनों के थोड़ी ना डिक्रीज होंगे, है ना। तो ये वाला भी Yes. रॉन्ग हो गया। और ये कह रहा है ऑल अमाउंट विल रिमेन कांस्टेंट, तो ये गलत है। ऐसा तब हो सकता था कि जब सारे ही सॉलिड होते हैं, या फिर मान लीजिए कि प्रेशर का कोई इफेक्ट ही ना पड़ रहा होता तो भी ऐसा आंसर आ सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे कोई डेल्टा एनजी जीरो थोड़ी ना है रिएक्शन में, ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. यस Yes, सर sir. तो समझ में आया ली चैटली प्रिंसिपल क्या होता है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yeah. ली चैटली प्रिंसिपल, देखिए एक्सरसाइज 3 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे ली चैटली प्रिंसिपल पे। हर तीसरा क्वेश्चन आपका ली चैटली प्रिंसिपल होगा। जैसे 2018 में देखो ये क्वेश्चन ली चैटली प्रिंसिपल पे आया है।
ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 ऑनलाइन में, ये ली चैटले प्रिंसिपल पे आया। इसमें तो उसने नाम ही लिख दिया, ली चैटले प्रिंसिपल का नाम ही ले लिया है ना। चलो करते हैं क्वेश्चन, ये वाला बात करो। चलो 2017 में जो आया, बताइए, आप ही लोगों को बताना है, ये एक बार पढ़िए, बताइए क्या होगा। The following reaction occur in blast furnace when iron ore is reduced to iron metal. ये रिएक्शन ब्लास्ट फर्नेस में हो रही होगी, इसमें आयरन रिड्यूस हो रहा है आयरन में। Using ली चैटले प्रिंसिपल, predict which one of the following will not disturb the equilibrium. Sir, addition of Sir, Fe2O3. sir, option. ऑप्शन ए है, ठीक sir, है। क्यों ऑप्शन ए होगा, बताओ, रीजन भी बताओ। सर क्योंकि उसका Sir, एक्टिव मास solid हमेशा है। 1 रहेगा। Sir, atom of one. हाँ, तो Fe2O3 सॉलिड है ना, सबसे मेन बात आपने पकड़ ली यहाँ पे कि Fe2O3 सॉलिड है, और सॉलिड के मोल ऐड या रिमूव करने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो CO2 गैस है, इसके मोल रिमूव करेंगे तो मोल कम होंगे, प्रोडक्ट साइड है ना, तो फॉरवर्ड जाएगा। CO के मोल रिमूव करेंगे तो बैकवर्ड जाएगा, और CO2 के मोल ऐड करेंगे तो भी बैकवर्ड जाएगा। तो इन तीनों में तो शिफ्ट होगी रिएक्शन, है ना। CO2 के रिमूव करने पे फॉरवर्ड, CO के रिमूव करने पे बैकवर्ड, और एडिशन ऑफ CO2 में भी बैकवर्ड। लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सॉलिड के मोल ऐड करने पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि उसके एक्टिव मास कांस्टेंट होते हैं ना। तो देखो ये मोस्टली रिएक्शन आपको, मोस्टली क्वेश्चन आपको ली चैटले प्रिंसिपल पे मिल जाएंगे, जैसे ये वाला भी ली चैटले प्रिंसिपल पे ही है। लेकिन इसमें इनर्ट गैस वाला पूछा, अभी इनर्ट गैस वाला ही बच रहा है मेरे ख्याल से, वही वाला भी बताना है मुझे। बाकी तो आप बेसिक वाले सब कर डालोगे। एक जैसे ये वाला, चलो बताओ, ये IEEE में आया है 2005 में। और इसके क्वेश्चन में क्या है कि बस लॉजिक होता है कि बस आप क्वेश्चन पढ़ें, लॉजिक लगाएं, सीधे आंसर ठीक करें, मतलब कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई सॉल्व ऑल नहीं करना है आपको, है ना। ये वाला एक बार अटेम्प्ट करिए सभी लोग। Sir, 1 option. Adding F2. हाँ, Yes, sir. एडिंग फ्लोरीन है ना, एडिंग F2। Yes, sir, adding Yes, it. sir. Yes, sir. ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो यही हो जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें रिएक्शन आपको दी हुई है, ये एक्सोथर्मिक भी बोला है उसने, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में देखो टेम्परेचर आप, जैसे एक ऑप्शन दिया उसमें इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, Backward. बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होगी तो ClF3 का जो क्वांटिटी वो डिक्रीज हो जाएगी न्यू इक्विलिब्रियम पे, और वो चाह रहा है कि ऐसा कुछ करें जिससे ClF3 की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा। अच्छा, वॉल्यूम के बारे में अगर क्या बोले, वॉल्यूम हम लोग जब इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उधर जाता है जैसे गैसों के मोल इंक्रीज हो। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन उधर जाएगी, इधर गैसों के मोल बढ़ रहे हैं, और प्रोडक्ट साइड मोल देखो तो 4 मोल है, और रिएक्टेंट साइड 2 मोल है, तो गैसों के मोल तो बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ाने पे भी आपको ClF3 के मोल कम होते नजर आएंगे, है ना। तो ये वाला भी गया।
क्लोरीन अगर निकालोगे तो बैकवर्ड जाएगी, इसमें भी ClF3 कम होगा। हाँ, फ्लोरीन ऐड करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी, तो फिर ClF3 के मोल बढ़ जाएंगे। तो इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। हाँ? तो इसमें अभी एक बच रहा है तुम लोग का, वो चलो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट होता है। बाकी 3-4 तो मैंने करा दिए, ठीक है। और एक क्लास इसमें लगेगी, हाँ एक क्लास और लगेगी कंप्लीट होने में चैप्टर। तो लास्ट क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये चैप्टर आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, है ना। तो आप लोग क्वेश्चंस लगा लीजिए, जो क्वेश्चन आपको दिए हैं है ना, वो वाले क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लीजिए। ली चैटले वाले भी कर लीजिएगा, आज आप लोग सेक्शन देख लीजिएगा, इसका नेक्स्ट सेक्शन इसी का होगा, ठीक है। यस सर। तो ये करते हैं हम लोग संडे को। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में लूंगा, लास्ट संडे में था नहीं यहाँ पे तो क्लास नहीं ले पाया था। इस संडे आप लोगों की क्लास हो जाएगी बॉन्डिंग की, है ना, संडे को। सर तो उसमें तुम लोग का जो बचा हुआ है ना एक लेक्चर, वो कंप्लीट करा दें, ठीक है। तो क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चन से घबराइए नहीं, क्वेश्चन आसान होते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो चलो फिर इतना ही रखते हैं। Thank you, sir. ओके, बताओ। Thank you, sir.